अपनी जवानी में कम उम्र में आदिवासी समाज के लिए शहीद होने वालों की बात होती है तो हर कोई बिरसा मुंडा का नाम लेता है और कहता है कि बिरसा मुंडा मात्र 25 साल की उम्र में शहीद हो गए। लेकिन उससे पहले भी कई आदिवासी युवा समाज के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आज हम ऐसे ही एक आदिवासी योद्धा की बात करने वाले हैं जो बिरसा मुंडा से पहले शहीद हो गए और वो भी मात्र 25 साल की उम्र में। आज हम बात करेंगे वीर बाबूराव सेड़माके की। चैनल सब्सक्राइब करना बाकी है तो कर लीजिएगा, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर किसी तक यह जानकारी पहुंचे। जोहार जय आदिवासी। 1857 की लड़ाई में चंद्रपुर जिले का भी अमूल्य योगदान रहा है। अपने हक की आजादी के लिए चंद्रपुर के माटी पुत्रों ने अपने प्राण हंसते हंसते न्यौछावर कर दिए और इतिहास में अमर हो गए। उनके नाम, कार्य, बलिदान को भले ही हमारे इतिहासकारों ने कम आंका, लेकिन इन वीरों की वीर गति को वे नकार नहीं पाए। न जाने ऐसे कितने ही आदिवासी वीर अपनी जन्मभूमि की लाज को बचाते हुए शहीद हो गए, लेकिन इतिहास में उनके नाम भी कहीं कहीं ही नजर आते हैं। चंद्रपुर जिले के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर शहीद क्रांति सूर्य बाबूराव सेड़माके का बलिदान विशेष महत्वपूर्ण है। वे क्रांति की मसाल थे। वीर बाबूराव सेड़माके का जन्म मोलमपल्ली यानी कि अहेरी के श्रीमंत सेड़माके जमींदारी में 12 मार्च 1833 को हुआ। उनकी माता का नाम जुर्जायाल यानी कि जुर्जा कुंवर था। बाबूराव को 3 साल की उम्र में गोटुल में डाला गया था, जहां वे मल्ल युद्ध में तीर कमठा, तलवार, भाला चलाने में प्रशिक्षित हुए। वे अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार पर जाते, साथ ही शस्त्र चलाने का अभ्यास भी करते। प्राथमिक शिक्षा के लिए ब्रिटिश एजुकेशन सेंट्रल इंग्लिश मीडियम रायपुर यानी कि मध्य प्रदेश से 4वीं तक की उन्होंने पढ़ाई की और वो पढ़ाई पूर्ण करके वे मोलमपल्ली वापस आ गए। उम्र बढ़ने के साथ ही वे सामाजिक नीति मूल्यों को भी सीख गए। धीरे धीरे वे अपनी जमींदारी के गांवों के लोगों के संपर्क करने लगे, जिससे उन्हें साहूकार, ठेकेदारों द्वारा सामान्य जनता पर किए गए अत्याचार की जानकारी मिली। साथ ही अंग्रेजों के आने के बाद उनके द्वारा दी गई यातनाओं की भी जानकारी उन्हें मिलने लगी, जिससे उनकी समझ और बढ़ती गई। राज परिवार से होने के बावजूद उनमें जमींदारी नहीं बल्कि समाज के प्रति समर्पण का भाव अधिक था, जो समय के साथ और परिपक्व होता गया। उनकी शादी आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले के चन्नूर के मड़ावी राजघराने की बेटी राजकुंवर से हुई। राजकुंवर भी बाबूराव के काम के प्रति उतनी ही समर्पित थी। उस समय चांदागढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में गोंड, परधा, हल्बी, नागची, मड़िया आदिवासियों की संख्या ज्यादा होने के कारण वैष्णव धर्म, इस्लामी, ईसाई धर्म का प्रभाव ज्यादा था। 18 दिसंबर 1854 को चांदागढ़ पर R.S. एलिस को जिलाधिकारी नियुक्त किया गया और अंग्रेजों द्वारा गरीबों पर जुर्म ढाने की शुरुआत हो गई। क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा भोले भाले आदिवासियों को विकास के नाम पर उनका धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें छला जाता था। साथ ही यह क्षेत्र वन संपत्ति, खनिज संपदा से भरा हुआ था और अंग्रेजों को अपना कामकाज चलाने के लिए इन संपदाओं की जरूरत थी। इसलिए अंग्रेज आदिवासी की जमीनों पर जबरन कब्जा कर रहे थे। ये बात बाबूराव को कतई पसंद नहीं थी। जमीन का हक आदिवासियों का है और वो उन्हें मिलना ही चाहिए। उनका मानना था कि आदिवासी जिस तरह सामुदायिक जीवन पद्धति एवं सांस्कृतिक जीवन शैली में जीते हैं, उन्हें वैसे ही जीना चाहिए और धर्मांतरण कर अपनी असल पहचान नहीं खोनी चाहिए। इस तरह की चीजों ने उनके मन में विद्रोह की ज्वाला प्रज्वलित कर दी और मरते दम तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर अपने लोगों की रक्षा करने का उन्होंने संकल्प लिया। इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए 24 सितंबर 1857 को उन्होंने जंगोम सेना की स्थापना की। अड़पल्ली, मोलमपल्ली, घोट और उसके आसपास की जमींदारी से 400-500 आदिवासी और रोहिलों की एक फौज बनाकर उन्हें विधिवत शिक्षण दिया और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने चांदागढ़ से सटे राजगढ़ को चुना। राजगढ़ अंग्रेजों के कब्जे में था, जिसकी जिम्मेदारी अंग्रेजों ने रामशाह गेड़ाम को सौंपी थी। 7 मार्च 1858 को बाबूराव ने अपने साथियों समेत राजगढ़ पर हमला कर दिया और संपूर्ण राजगढ़ को अपने अधिकार में कर लिया। राजगढ़ का जमींदार रामजी गेड़ाम भी इस युद्ध में मारा गया। राजगढ़ में हुई हार से कैप्टन W.H. क्रिक्टन परेशान हो गया और राजगढ़ को वापस पाने के लिए 13 मार्च 1858 को कैप्टन क्रिक्टन ने अपनी फौज को बाबूराव की सेना को पकड़ने के लिए भेज दिया। राजगढ़ से 4 किलोमीटर दूर नांदगांव घोसरी के पास बाबूराव और अंग्रेजों के बीच जमकर लड़ाई हुई। कई लोग मारे गए। इस युद्ध में बाबूराव सेड़माके की जीत हुई। राजगढ़ की लड़ाई के बाद अड़पल्ली घोट के जमींदार
वेंकटराव राजेश्वर राजगौंड भी बाबूराव के साथ इस विद्रोह में आकर सम्मिलित हुए, जिससे कैप्टन क्रिक्टन और परेशान हो गया। उसने अपनी फौज को बाबूराव और उसके साथियों के पीछे लगा दिया। बाबूराव सतर्क थे, उन्हें अंग्रेजों की गतिविधियों का अंदाजा था। वे जानते थे कि क्रिक्टन अपनी फौज को उन्हें खोजने के लिए जरूर भेजेगा, इसलिए वे गढ़ीचुल्ला के पहाड़ पर पूरी तैयारी के साथ रुके हुए थे। अंग्रेजों को खबर मिलते ही 20 मार्च 1858 को सुबह 4:30 बजे फौज ने पूरे पहाड़ को घेर लिया और फायरिंग कर दी। बाबूराव के सतर्क सैनिकों ने प्रतिकार करते हुए उन पर पत्थर बरसाए। इसमें अंग्रेजों के बंदूक की गोलियां खत्म हो गई, पर पत्थरों की बारिश नहीं रुकी। कई अंग्रेज बुरी तरह से घायल हो गए और भाग गए। पहाड़ से नीचे उतरकर बाबूराव की जंगम सेना ने वहां पड़ी बंदूकें, तोपें जब्त कर ली और अनाज के कोठार को आम लोगों के लिए खोल दिया। इस तरह एक बार फिर से बाबूराव और उनके सैनिकों की जीत हुई। बाबूराव, वेंकटराव और उनके साथियों के विद्रोह को खत्म करने के लिए परेशान कैप्टन क्रिक्टन ने फिर से चांदागढ़ से अंग्रेजी फौज को भेजा। 19 अप्रैल 1858 को सगणापुर के पास बाबूराव के साथियों और अंग्रेजी फौज में घनघोर युद्ध हुआ, जिसमें एक बार फिर अंग्रेजी फौज हार गई। इसके फलस्वरूप बाबूराव ने 29 अप्रैल 1858 को अहेरी जमींदारी के चिचगुड़ी की अंग्रेजी छावनी में हमला कर दिया। कई अंग्रेजी सैनिक घायल हुए, वहीं टेलीग्राम ऑपरेटर गाटलर और हॉल मारे गए। इनका एक साथी पीटर वहां से भागने में कामयाब हो गया। उसने कैप्टन क्रिक्टन को जाकर सारा हवाला दिया। इस हमले के बाद अंग्रेजी फौज में बाबूराव और वेंकटराव की दहशत बन गई। उन्हें पकड़ने की अंग्रेजों की सारी योजनाएं विफल हो रही थी। दो टेलीग्राम ऑपरेटर्स की मौत से कैप्टन क्रिक्टन आग बबूला हो गया था। इस घटना की जानकारी इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को मिलते ही उसने बाबूराव को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फरमान जारी किया और बाबूराव सेठमाके को पकड़ने के लिए नागपुर के कैप्टन शेक्सपियर को नियुक्त किया। कैप्टन शेक्सपियर ने वीर बाबूराव सेठमाके को पकड़ने के लिए उनकी बुआ यानी कि रानी लक्ष्मीबाई को अहेरी की जमींदार थी, उन्हें अपना माध्यम बनाया और बदले में बाबूराव सेठमाके की जमींदारी के 24 गांव और वेंकटराव राजेश्वर गोंड की जमींदारी के 67 गांव यानी कि कुल 91 गांव भेंट यानी कि इनाम देने का लालच दिया। साथ ही मना करने पर अहेरी की जमींदारी जब्त करने की धमकी भी दी। रानी लक्ष्मीबाई लालच में आ गई और बाबूराव को पकड़ने के लिए अंग्रेजों से मिल गई। बाबूराव इस बात से बेखबर थे। बाबूराव अपने साथियों के साथ गोड गांव में पेरसापेन पूजा में आए हुए थे। ये खबर लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों तक पहुंचाई और वे बाबूराव को पकड़ने के लिए गोड के पास पहुंचे। बाबूराव और अंग्रेजी फौज के बीच में घमासान युद्ध हुआ और एक बार फिर अंग्रेजी फौज उन्हें पकड़ने में नाकामयाब रही और बाबूराव वहां से सही सलामत निकल गए। इस हार के बाद शेक्सपियर बौखला गया। उसने घोट की जमींदारी पर कब्जा कर लिया। इधर अचानक से हुए युद्ध में बाबूराव के कई साथी मारे गए, साथ ही आम लोग भी इसकी चपेट में आ गए। बाबूराव के आंदोलन में कई अड़चने आने लगी। उनके और उनके साथियों की जमीनें जमींदारी जब्त कर ली गई। वेंकटराव जंगल में छिप गए, जंगम सेना बिखरने लगी और बाबूराव अकेले पड़ गए। गोट में हुई हार के बाद अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई पर और दबाव बनाया। लक्ष्मीबाई को बाबूराव के अकेले पड़ने की खबर मिलते ही उसने बाबूराव को पकड़ने के लिए रोहिलों की सेना को भोपालपट्टनम भेज दिया। बाबूराव वहां कुछ दिन के लिए रुके हुए थे। रात को नींद में रोहिलों ने उन्हें पकड़ लिया। उस वक्त बाबूराव ने उन्हें विरोध न करते हुए उन्हें अपने काम के उद्देश्य को समझाया और सही समय देखकर चुपके से वहां से निकल गए। बाबूराव लक्ष्मीबाई की सेना से बच निकलने की खबर कैप्टन को मिलते ही वो झल्ला गया। बाबूराव अहेरी आ गए। इसकी जानकारी रानी लक्ष्मीबाई को मिलते ही उसने बाबूराव को अपने घर पर खाने का निमंत्रण दिया। वे निमंत्रण स्वीकार कर लक्ष्मीबाई के घर पहुंचे। इसकी खबर लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों तक पहुंचा दी। खाना खाते समय अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई के घर को घेरा डाल दिया और बाबूराव को बंदी बना लिया। बाबूराव को अंग्रेजों ने पकड़ लिया है, ये बात वेंकटराव तक पहुंची और वे बस्तर चले गए। बाबूराव की गिरफ्तारी के बाद उनके अन्य साथियों को भी पकड़ लिया गया। बाबूराव और उनके साथियों पर क्रिक्टन की अदालत में गाटलर और हॉल की हत्या एवं अंग्रेज सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने का मुकदमा चलाया गया। उन्होंने अपने फैसले में बाबूराव को फांसी और उनके साथियों को 14 वर्ष कारावास का दंड सुनाया। 21 अक्टूबर 1858 को बाबूराव को फांसी की सजा सुनाई गई। 21 तारीख को शाम 4 बजे चांदागढ़ राजमहल, जिसको जेल में परिवर्तित कर दिया गया था, वहां के पीपल के पेड़ पर उन्हें फांसी दी गई। उस वक्त कैप्टन क्रिक्टन उनकी दाई ओर और कैप्टन शेक्सपियर बाई ओर खड़े थे। बंदूकों की सलामी के साथ दोनों कैप्टन ने भी सलामी दी। मृत्यु की जांच पड़ताल के बाद उन्हें जेल के परिसर में मिट्टी दी गई।
जिस पीपल के पेड़ पर वीर बाबूराव को फांसी दी गई वो पेड़ आज भी चंद्रपुर की जेल में ऐतिहासिक विरासत के रूप में खड़ा है। हर साल 21 अक्टूबर को सारी जनता समाज पीपल के पेड़ के पास एकत्रित होकर वीर बाबूराव को सम्मान पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वीर बाबूराव शेरमाके के बारे में एक आश्चर्यकारक घटना का जिक्र हमेशा कहने सुनने में आता रहा है कि उन्होंने एक बार ताड़ोबा के जंगल में बांस का फल जिसे ताड़वा कहा जाता है उसका सेवन कर लिया था। वो फल बहुत जहरीला होता है और जो व्यक्ति उसे पाचन कर लेता है उसका शरीर वज्रदेही हो जाता है। बाबूराव ने उसे प्राशन कर लिया था जिससे वे बेहोश हो गए थे, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें होश आ गया और उसके बाद उनके शरीर पर किसी भी वार का कोई असर नहीं हो रहा था। उनमें एक अद्भुत शक्ति आ गई थी। वे मीलों तक बिना थके तेजी से भाग सकते थे। लक्ष्मीबाई के घर जब अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ा तो प्रतिकार करने हेतु उन्होंने पानी पीने वाले लोटे से कई सैनिकों को घायल कर दिया, जिसमें एक की मौत हो गई। जेल में जब उन्हें फांसी दी गई तो उनका शरीर पत्थर की तरह था और गर्दन भी सख्त हो गई थी, जिससे फांसी की रस्सी खुल गई। उन्हें फिर से फांसी पर लटकाया गया, लेकिन फिर रस्सी खुल गई। ऐसा 3 बार हुआ। चौथी बार फांसी होने के बाद उनकी मौत की पुष्टि की गई, लेकिन अंग्रेजों में उनका इतना खौफ था कि मौत की पुष्टि करने के लिए उन्होंने बाबूराव शेरमाके को पार्थिव को खोलती चूना भट्टी में डाल दिया। इस घटना का जिक्र महाराष्ट्र के चांदा डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर्स में भी है। उसमें लिखा गया है कि बाबूराव की फांसी के बाद उनके साथी वेंकटराव को भी 2 साल बाद अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उन पर मुकदमा चलाकर 30 मई 1860 को उन्हें भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बाबूराव को गिरफ्तार कराने वाली लक्ष्मीबाई को बाबूराव और वेंकटराव की जमींदारी इनाम में दी गई। जिस जमींदारी के लालच में लक्ष्मीबाई ने बाबूराव को पकड़वाया था, उनकी जमींदारी भी सन 1951 में समाप्त कर दी गई और लक्ष्मीबाई ने जो देशद्रोह कर चंद्रपुर जिले को कलंकित किया था उसके लिए उनकी निंदा की गई। इस तरह 25 साल की कम उम्र में बाबूराव शेरमाके अपने शौर्य का प्रतीक दिखाते हुए स्वतंत्रता की खातिर बलिदान हो गए। उनके शौर्य और साहस के लिए भारत सरकार ने भारतीय डाक द्वारा 12 मार्च सन 2007 को उनके जन्मदिवस पर उनके नाम पर एक स्टैंप यानी कि टिकट जारी किया। ऐसे महान वीर सपूत की याद में चंद्रपुर में उनका एक स्मारक बनाने का प्रयास हमारा आदिवासी समाज कई वर्षों से कर रहा है, लेकिन सरकार इस पर आज तक मौन है। चांदागढ़ के ऐतिहासिक किले की हालत खस्ता हो रही है, इस पर भी शासन मौन है। सिर्फ पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा देने से किले की हिफाजत नहीं हो सकती, उसकी मरम्मत भी की जानी चाहिए। हर साल वीर बाबूराव शेरमाके बलिदान दिवस पर हजारों की संख्या में आदिवासी सगाप जन चंद्रपुर जेल में पीपल के पेड़ के पास एकत्रित होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गौंड राजाओं की धरती पर आज उनका अपना कोई नामो निशान नहीं रह गया है, जो है वो भी ध्वस्त होने की कगार पर है। इसे बचाने के लिए सारे समाज को एकजुट होकर साहस के साथ इस समस्या का समाधान करने की जरूरत है। वो ही हमारे शहीदों के लिए खरी श्रद्धांजलि साबित होगी। ऐसे ही वीर सपूतों का इतिहास जानने के लिए, आदिवासी समाज का इतिहास जानने के लिए और आदिवासी समाज से जुड़ी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जोहार, जय आदिवासी।